वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 106 कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है मॉडिफिकेशन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। तो बाजू का जो मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर्ड हुआ होता है उसके अंदर पार्टीज अपनी एग्रीमेंट में कुछ चेंज कर लेती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाती हैं। तो उस मॉडिफिकेशन को हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले ये कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या है। तो मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई चेंज आ जाए, किसमें, टर्म्स में, कंडीशंस में, एक्सटेंट में, यानी अमाउंट ऑफ लोन वगैरह बढ़ जाती है, एसेट्स बढ़ जाते हैं, और ऑपरेशन ऑफ एनी मॉर्गेज और चार्ज, यानी पहले पोजेशन नहीं दी हुई थी, अब आपने पोजेशन ट्रांसफर कर दी है, तो ये ऑपरेशन ऑफ एनी मॉर्गेज और चार्ज जो है वो चेंज हो गया। इसमें कंपनी की ड्यूटी वही है जैसे जब चार्ज क्रिएट होता है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना होता है, तो अब भी कंपनी की ये ड्यूटी है कि वो रजिस्ट्रार को सेंड करेंगे पर्टिकुलर्स मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कॉपी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के साथ, जिसके अंदर वो मॉडिफिकेशन वेरीफाइड होगी इन द स्पेसिफाइड मैनर। तो सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज के लिए होता है, यानी वही पर्टिकुलर्स जमा करवाए जाएंगे, वैसे सर्टिफिकेट इशू होगा, वही कंस्ट्रक्टिव नोटिस का रूल होगा। और इसमें भी वही 30 डेज का टाइम होगा कि पहले था कि क्रिएट होने के 30 डेज से, यहाँ पर होगा कि मॉडिफिकेशन के 30 डेज के अंदर उसको आपने रजिस्टर्ड करवाना है। तो ये एक सिंपल सी पॉइंट थे जो हमने आज इसमें कवर करने थे इस वीडियो में। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 109 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंपनी टू रिपोर्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। और इसमें सिंपली हम 3 पॉइंट्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ड्यूटी ऑफ कंपनी टू इन्फॉर्म रजिस्ट्रार कि जब एक चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है, यानी उसकी पेमेंट हो जाती है, चार्ज खत्म हो जाता है, तो कंपनी की क्या ड्यूटी है कि वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करे। फिर जो रजिस्ट्रार की तरफ से एक शो काज नोटिस लेंडर को भेजा जाता है, उसके बारे में डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कि वो शो काज नोटिस की टाइम लिमिट क्या होती है। फिर अगर उसकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आ जाए तो क्या होगा, और ऑब्जेक्शन ना आए तो क्या होगा। और फिर अगर डिले हो जाता है कंपनी की तरफ से इसको सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए रिपोर्ट करने में, तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा। तो इसके बारे में हम इन 3 पॉइंट्स को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो ये कंपनी की ड्यूटी है कि वो इंटीमेशन देगी पेमेंट या सेटिस्फेक्शन की इन फुल रजिस्ट्रार को, जो भी सेटिस्फाई हो गया है या पेमेंट हो गई है, जब वो फुल में हो जाएगा तो ये रजिस्ट्रार को उस मैनर में दी जाएगी जो रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड है, यानी कि इसका एक प्रॉपर फॉर्म है, वो फॉर्म जमा करवाया जाएगा, उसके अंदर जो डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं और जो फीस वगैरह है वो उसके साथ जमा करवाई जाएगी। टाइम लिमिट इसकी भी 30 डेज की है फ्रॉम द डेट ऑफ सच पेमेंट, जिस दिन आपने अपना लोन फुली पे कर दिया या जो आपका चार्ज की रिक्वायरमेंट थी वो मुकम्मल सेटिस्फाई हो गई, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपने रजिस्ट्रार को ये इंटीमेशन देनी है। अब आगे देखते हैं। तो रजिस्ट्रार की तरफ से एक शो काज नोटिस जो है वो आएगा। रजिस्ट्रार शेल ऑन रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ पेमेंट और सेटिस्फेक्शन बाय कंपनी काज अ नोटिस टू बी सेंट टू द होल्डर ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज कॉलिंग अपॉन हिम टू शो काज विद इन सच टाइम नॉट एक्सीडिंग 14 डेज, यानी उसको शो कहा जाएगा कि 14 डेज के अंदर अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 14 डेज का टाइम दिया जाएगा कि इसके अंदर अगर उसको कोई एतराज़ है, क्योंकि वो जो चार्ज है उसकी फेवर में क्रिएट हुआ हुआ है, कंपनी कह रही है कि अब इस चार्ज की सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड कर दी जाए, इस चार्ज को रिकॉर्ड से ख़त्म कर दिया जाए, तो उस शख्स से ये रजिस्ट्रार ये पूछेगा कि भाई आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो एज में बी स्पेसिफाइड इन सच नोटिस एज टू वाई पेमेंट और सेटिस्फेक्शन इन फुल शेल नॉट बी रिकॉर्डेड एज इंटीमेटेड टू द रजिस्ट्रार, यानी अगर उनको कोई एतराज़ है, कोई ऑब्जेक्शन है तो वो बता दें। अच्छा, एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें शो काज नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होगा, वो ये है कि अगर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे एनओसी भी कहते हैं, तो आपने बैंक से लोन लिया था, बैंक की फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ हुआ था, आपने बैंक का लोन वापस कर दिया, बैंक ने पेमेंट करने पर आपको एक एनओसी दे दिया, तो आप डायरेक्ट जो है वो एनओसी ही अगर जमा करवा देते हैं रजिस्ट्रार के पास, तो एक प्रॉपर एविडेंस होगा, तो फिर आपको इंटीमेशन के साथ आपने करना है जमा, तो फिर रजिस्ट्रार को जो है वो शो काज नोटिस इशू नहीं करना पड़ेगा। अब इसमें देखें, दो बातें हैं कि रजिस्ट्रार ने जब अपना प्रोसीजर फॉलो कर लिया, एक शो काज नोटिस इशू कर दिया, तो आगे से जो लेंडर है, जो चार्ज होल्डर है, उसकी तरफ से दो सिनेरियो राइज हो सकते हैं। एक तो ये कि अगर कोई काज वो शो नहीं करता, टाइम गुजर जाता है और वो कोई काज शो नहीं करता, वो या वो रजिस्ट्रार को सिंपली ये जवाब दे देता है कि हमें कोई एतराज़ नहीं है,
तो इफ नो काज इज शोन बाय सच होल्डर ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, तो रजिस्ट्रार उस जो सेटिस्फेक्शन का मेमोरेंडम है, रिकॉर्ड है, उसको एक्सेप्ट कर लेगा और अपने जो रिकॉर्ड हैं जो उसने एक रजिस्टर ऑफ चार्जेस मेंटेन किया हुआ है उस कंपनी का, उसके अंदर एक एंट्री रिकॉर्ड कर देगा। अब अगर ऐसा होता है कि कोई काज शो कर दिया जाता है, यानी एतराज आ जाता है, तो क्या होगा? इफ एनी काज इज शोन, रजिस्ट्रार शैल रिकॉर्ड अ नोट टू दैट इफेक्ट, जो भी वो ऑब्जेक्शन होगा उसको भी रजिस्टर ऑफ चार्जेस में रिकॉर्ड कर लेगा और कंपनी को इन्फॉर्म कर देगा। अब देखें यहाँ पर फिर जो मामला है वो फिर या तो कंपनी जो है उसको कन्विंस करेगी चार्ज होल्डर को और उनसे फिर एनओसी लेकर फिर दोबारा प्रोसीजर शुरू करेगी, या फिर अगर जहाँ पे पार्टीज के दरमियान डिस्प्यूट हो तो फिर कोर्ट के थ्रू रिजॉल्व करना पड़ता है कि वाकई चार्ज सेटिस्फाई हो गया या नहीं हुआ। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। XYZ Limited gave intimation to Registrar that on 24th March it has repaid its loan to ABC Bank and requested the recording of relevant satisfaction of charge। तो उन्होंने लोन पे कर दिया था बैंक को, तो उन्होंने 24 मार्च को इंटीमेशन दे दी। रजिस्ट्रार जो है वो शोकाज नोटिस भेजेगा एबीसी बैंक को। एबीसी बैंक ऑब्जेक्टेड टू सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज ऑन द ग्राउंड दैट सम लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आर स्टिल ड्यू। उन्होंने कहा जी लोन के सारे चार्जेस पे होना जरूरी थे, इंटरेस्ट वगैरह और प्रिंसिपल अमाउंट इन्होंने पे कर दिया, लेकिन कुछ लोन प्रोसेसिंग की फीस है वो अभी भी ड्यू है, वो ये पे करेंगे तो हमारा एतराज खत्म होगा। तो रजिस्ट्रार जो है वो ये ऑब्जेक्शन रजिस्टर ऑफ चार्जेस में रिकॉर्ड कर लेगा, XYZ लिमिटेड को इंटीमेट कर देगा। अब इन दिस सिनेरियो XYZ लिमिटेड को क्या करना चाहिए? उन्हें ये करना चाहिए कि एबीसी बैंक के जो प्रोसेसिंग चार्जेस ड्यू हैं उनको पे कर दें और पे करने के बाद दोबारा प्रोसीजर शुरू करें, तो नेक्स्ट टाइम एबीसी बैंक की तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। तो इसके बाद हम इफेक्ट ऑफ डिले देखते हैं। रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन में डिले हो जाए तो वो तो फिर इफेक्टिव ही नहीं रहती, वॉइड हो जाती है, लेकिन और उसमें रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर वाले प्रोसीजर में जाना पड़ता है। सेटिस्फेक्शन में इस तरीके का इशू नहीं है। अगर एक कंपनी पर्टिकुलर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज जो है वो 30 डेज पीरियड में रजिस्ट्रार को फाइल नहीं कर पाती, टाइम तो वही है 30 डेज पे, तो रिक्वायर्ड पर्टिकुलर्स बाद में भी सबमिट करवाए जा सकते हैं, लेकिन अब एडिशनल फी देनी पड़ेगी। यानी अब कोई SCCP से रेक्टिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एडिशनल फी पे करें और जो पेनल्टी लॉ के मुताबिक लगती है डिले ऑफ टाइम की, वो पेनल्टी फिर रजिस्ट्रार SCCP की तरफ से इम्पोज हो सकती है, वो हो जाएगी। तो एडिशनल फी देनी पड़ेगी, पेनल्टी जो इम्पोज हुई है वो पे करनी पड़ेगी और सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो ये हमारा सेक्शन 109 था कि जिसमें कंपनी ने रिपोर्ट करना होता है सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज रजिस्ट्रार को विद इन 30 डेज ऑफ द सेटिस्फेक्शन और पेमेंट इन फुल। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 110 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कि रजिस्ट्रार की जो पावर होती है कि कंपनी की तरफ से इंटीमेशन के बगैर वो एक चार्ज की सेटिस्फेक्शन या रिलीज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 110 है कि रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस में एंटर कर सकते हैं और पार्टीज जो कंसर्न होती हैं, कंसर्न पार्टीज से क्या मुराद है? कंसर्न पार्टीज से मुराद है कंपनी और चार्ज होल्डर जिसकी फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ है, इनको इन्फॉर्म कर सकते हैं ऑन एविडेंस बीइंग गिवन टू हिज सेटिस्फेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एनी रजिस्टर्ड चार्ज, कि जब उन्हें इस बात का कोई एविडेंस मिल जाए कि कंपनी के ऊपर के प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज रजिस्टर्ड हुआ था और वो चार्ज जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। किस तरीके का वो एविडेंस है? दैट द डेट फॉर विच द चार्ज वाज गिवन हैज बीन पेड और सेटिस्फाइड इन होल और इन पार्ट, कि वो जो डेट है वो होल और इन पार्ट जो है वो पेमेंट हो चुकी है, उसकी सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, या फिर दैट पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग चार्ज हैज बीन रिलीज फ्रॉम द चार्ज और हैज सीज टू फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी और अंडरटेकिंग। क्या आप कहते हैं कि जी वो कंपनी की प्रॉपर्टी रही नहीं, क्योंकि कोई ऐसा एग्रीमेंट हो गया जिसके थ्रू कंपनी ने वो प्रॉपर्टी किसी और को आगे सेल कर दी है चार्ज होल्डर की मर्जी के साथ, या फिर ये कि चार्ज होल्डर ने एक ज़्यादा प्रॉपर्टीज के ऊपर चार्ज क्रिएटेड था, उनमें से किसी एक खास प्रॉपर्टी को, किसी एक खास प्लांट इक्विपमेंट वगैरह को पैसे उन्होंने चार्ज जो है वो रिलीज कर दिया, उसको चार्ज में से निकाल दिया। तो इस बारे में रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर ऑफ चार्जेस के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले तो बात ये हुई कि ये ऐसा रजिस्ट्रार ने तब करना है जब उन्हें एविडेंस दिया जाएगा कि बीइंग गिवन टू हिज सेटिस्फेक्शन, कि उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक ये दिया जाए। लेकिन लॉ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी डिस्कस करता है और वो ये कहता है कि रजिस्ट्रार ऐसा तब भी कर सकते हैं डिस्पाइट द फैक्ट दैट नो इंटीमेशन हैज बीन रिसीव्ड बाय हिम फ्रॉम द कंपनी।
कि कंपनी की तरफ से कोई इंटीमेशन रजिस्ट्रार को नहीं मिली। अब मे बी जो इंटीमेशन है वो रजिस्ट्रार को चार्ज होल्डर की तरफ से मिल गई हो, या हो सकता है कि ऐसा हुआ हो कि जो पुराना चार्ज सेटिस्फाई हुआ था और उसी प्रॉपर्टी पर एक नया चार्ज क्रिएट हुआ था, तो जो न्यू चार्ज होल्डर है उसने सारे डॉक्यूमेंट्स कंपनी से लेके पुराने चार्ज होल्डर से लेके वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवाएं, तो वहां से डाटा रजिस्ट्रार को मिल गया हो। तो किसी भी इस फॉर्म में अगर रजिस्ट्रार के पास जो है वो ये डिटेल आ गई है तो वो इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से ही एविडेंस आना जरूरी नहीं है। तो ये एक छोटा सा बिल्कुल सेक्शन था, सेक्शन 110। वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 का सेक्शन 108 कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस। तो इसमें हम एप्लीकेशन टू द कमीशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रोसीजर है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस और चार्जेस है उसमें कोई मिस्टेक है, कोई एरर है जिसको ठीक करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए एप्लीकेशन SCCP को जमा करवानी पड़ती है। फिर देखेंगे कि वो क्या कंडीशन हैं जिन पर SCCP की तरफ से जो है ना वो रिलीफ मिल सकता है। फिर ऑर्डर में वो क्या कहेंगे, किस किस्म की चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं। और फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट जो लॉ ने डिस्कस किया है कि किसी भी किस्म की रेक्टिफिकेशन की वजह से जो प्रायर राइट्स उस रेक्टिफिकेशन से पहले अराइज हो चुके होंगे वो अफेक्ट नहीं होंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन टू द कमीशन में कॉन्सेप्ट ये है कि ये एप्लीकेशन कंपनी भी सबमिट करवा सकती है और पर्सन इंटरेस्टेड भी करवा सकता है। पर्सन इंटरेस्टेड से क्या मुराद है? वो पर्सन जिसने कंपनी को लोन दिया हुआ है, जिसकी फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, या जिसको हम चार्ज होल्डर भी कह सकते हैं। तो वो कमीशन को अप्लाई करता है कि हमें रिलीफ चाहिए। किन सर्कमस्टांसेस में वो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं? वो दो हैं। एक तो ये कि या तो ये हुआ हो कि कोई जो पर्टिकुलर्स थे मॉर्गेज या चार्ज के, वो रजिस्ट्रार को फाइल करने में ओमिट हो गए, या उसकी मॉडिफिकेशन विद इन द टाइम ओमिट हो गई। यानी एक तो प्रॉब्लम ये कि 30 डेज आपका जो टाइम लिमिट लॉ ने दिया है वो 30 डेज का टाइम गुजर गया और मॉर्गेज और चार्ज रजिस्टर नहीं हुआ, या मॉर्गेज और चार्ज में मॉडिफिकेशन हुई थी और मॉडिफिकेशन के 30 डेज के अंदर उसको रजिस्टर करवाना होता है मॉडिफिकेशन को भी, तो वो 30 डेज गुजर गए और मॉडिफिकेशन रजिस्टर्ड करवाने से रह गई, तो फिर जो है ना ये आप क्लेम अपील कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ओमिशन और मिसस्टेटमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर, कि रजिस्टर्ड तो करवा लिया लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर गलत हो गए थे, अमाउंट उसमें सही नहीं लिखी गई, जो प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन थी वो सही मेंशन नहीं हुई, जिस पर्सन की फेवर में चार्ज क्रिएट हुआ था उसका नाम सही नहीं लिखा गया। इस तरह का कोई भी ओमिशन या मिसस्टेटमेंट अगर हो गई है तो उसकी रेक्टिफिकेशन के लिए SCCP को एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो ये एप्लीकेशन जो है वो कंपनी भी दे सकती है और चार्ज होल्डर भी, यानी पर्सन इंटरेस्टेड भी। सेकंड पॉइंट है कि कंडीशंस क्या होंगी रिलीफ ग्रांट करने के लिए। तो SCCP तब रिलीफ ग्रांट करेगा अगर उनको ये सेटिस्फाइड होंगे वो कि ओमिशन या मिसस्टेटमेंट जो है वो एक्सीडेंटल थी, जानबूझकर नहीं की गई थी, ड्यू टू इनएडवर्टेंस। इनएडवर्टेंस कहते हैं कि जो काम जानबूझ कर ना किया गया वो इंटेंशनल ना हो, अनइंटेंशनल, और टू सम अदर सफिशिएंट काज, या कोई ऐसे हालात थे जिनकी वजह से 30 डेज के अंदर चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हो सका, तो ऐसी कोई सिचुएशन होगी। इज नॉट ऑफ अ नेचर टू प्रेजुडिस द पोजीशन ऑफ क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। यानी अब अगर इसको रेक्टिफाई किया गया तो उससे जो कंपनी के दूसरे क्रेडिटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके राइट्स को, उनकी पोजीशन को जो है नेगेटिवली अफेक्ट नहीं होगा, प्रेजुडिस नहीं करेगा उसको। और कोई और ग्राउंड जो SCCP समझता हो कि जस्ट एंड इक्विटेबल है, यानी इंसाफ का तकाजा ये है या सही बात ये है कि उस ये रेक्टिफिकेशन या करेक्शन हो जानी चाहिए, तो SCCP इन कंडीशंस की बेस पर रिलीफ ग्रांट कर सकता है। अब SCCP की तरफ से जो ऑर्डर आएगा उसके बारे में बात करते हैं। तो SCCP जो है अपनी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस भी लगा सकता है जो उनको लगे कि मुनासिब हैं, जस्ट हैं, इंसाफ के मुताबिक हैं और एक्सपीडियंट है। एक्सपीडियंट यानी एफिशिएंटली चीज़ों को करने में हेल्पफुल होंगी। तो वो ये भी कर सकते हैं कि जो आपका टाइम लिमिट थी 30 डेज की फाइलिंग करने की, रजिस्ट्रेशन को या मॉडिफिकेशन को, वो टाइम एक्सटेंड कर दें। वो ये भी कर सकते हैं कि कोई अगर पर्टिकुलर गलत रिकॉर्ड हो गया था, जैसे अमाउंट गलत लिखी गई थी, या अमाउंट चार्ज होल्डर का नेम गलत लिखा गया था, या प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन गलत लिखी गई थी, कोई टर्म्स एंड कंडीशन अगर प्रॉपर नहीं लिखी गई थी तो उनको रेक्टिफाई कर दें। और SCCP इस बारे में भी फैसला कर देगा कि जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन है वो किसको बेयर करनी होगी। बाज़ औक़ात अगर देखें इंटरेस्टेड पर्सन ने एप्लीकेशन जमा करवाई है और वो कोई चीज़ करेक्ट करवा रहे हैं,
तो एससीसीपी ऑर्डर दे सकता है कि वो इंटरेस्टेड पर्सन ही एप्लीकेशन की कॉस्ट को बेयर करे, और एससीसीपी ये ऑर्डर भी दे सकता है कि इंटरेस्टेड पर्सन वो जो एप्लीकेशन की कॉस्ट है उसको वो कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। अब देखें, होगा ये कि जो गलत चीज़ पर्टिकुलर रिकॉर्ड हो गए वो किसकी वजह से हुए, वो अगर इंटरेस्टेड पर्सन की वजह से हुए तो एससीसीपी कहेगा कि वो कॉस्ट बेयर करे, और हो सकता है कि दोनों के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि हाफ का कॉस्ट जो है वो इसकी कंपनी बेयर करेगी और हाफ कॉस्ट जो है वो इसकी इंटरेस्टेड पर्सन यानी चार्ज होल्डर बेयर करेगा। तो ये एससीसीपी की डिस्क्रिशन है कि जो उन्हें टर्म्स एंड कंडीशन मुनासिब लगे वो उसकी बेस पर ही फैसला कर सकते हैं। अब एससीसीपी का जो ऑर्डर होगा रेक्टिफिकेशन के लिए उसकी एक कॉपी जो ड्यूली सर्टिफाइड होनी चाहिए कमीशन की, यानी कमीशन की बकायदा उस पर जो है ना वो स्टैम्प सिग्नेचर वगैरह हों या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर के हों, वो रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगी कंपनी, और इसकी टाइम लिमिट ये है कि ऑर्डर के 7 दिन के अंदर अंदर फॉरवर्ड करना है। तो अगर ये विद इन 7 डेज फॉरवर्ड कर देंगे तो फिर जो रजिस्ट्रार है वो ऑब्वियसली इसकी रेक्टिफिकेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। अब हम देखते हैं कि लॉ ने एक स्पेसिफिक पॉइंट ये डिस्कस किया कि देखें, अगर आप एक चार्ज होल्डर का नाम वगैरह चेंज हुआ है तो देखें इससे किसी की राइट्स वगैरह पे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि नेम की जस्ट फ्रैक्शन हुई है। और अगर ये हुआ है कि उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन गलत हो गई थी और फिर इस दौरान एक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और ने अपना जो है वो चार्ज क्रिएट करवा लिया, तो प्रायोरिटी जो होती है, क्योंकि चार्ज होल्डर्स में ना प्रायोरिटी होती है, जिसका पहले चार्ज क्रिएट होता है जब लोन की वापसी हो रही होती है, लोन्स की जब कंपनी वाइंड अप हो रही होती है तो पहले उसको पैसे वापस किए जाते हैं जिसका चार्ज पहले क्रिएट हुआ, और जिसका फिर बाद में क्रिएट हुआ होता है उसको उसके बाद पैसे मिलते हैं। तो ये जो प्रायोरिटी होती है ये अफेक्ट नहीं होगी। अब किसी गलती की वजह से अगर एक चार्ज रजिस्टर्ड नहीं हुआ था 30 डेज के अंदर, इस दौरान किसी और ने बाकायदा रिकॉर्ड वगैरह चेक किया, चार्ज रजिस्टर्ड नहीं था, तो उन्हें तो वहां से नहीं पता चला, उन्होंने कंपनी को लोन दे दिया और अपना चार्ज रजिस्टर्ड करवा लिया। तो अब जो चार्ज रजिस्टर्ड बाद में रेक्टिफिकेशन के थ्रू होगा उसकी प्रायोरिटी, हालांकि वो एक्चुअली क्रिएट पहले हुआ है लेकिन उसकी प्रायोरिटी उस चार्ज के मुकाबले में ज्यादा नहीं होगी। तो स्पेसिफिकली लॉ ने कह दिया कि जहां पे कमीशन टाइम एक्सटेंड करता है फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज, तो ऑर्डर से किसी के राइट्स जो उसने उस प्रॉपर्टी के अंदर एक्वायर किए होंगे मॉर्गेज और चार्ज के एक्चुअल रजिस्टर्ड होने से पहले के, वो अफेक्ट नहीं होंगे, उस पर वो जो है कोई भी जो इम्पैक्ट है वो नहीं आएगा। तो अगर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन की डेट समझी जाएगी, यानी फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया 1 जनवरी को, तो 31 जनवरी तक उसे रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए था, उन्होंने 31 जनवरी तक नहीं करवाया, किसी वजह से रह गया, उन्होंने एससीसीपी को एप्लीकेशन दी, एससीसीपी ने एप्लीकेशन के बाद जो है ना उनको रिलीफ ग्रांट कर दिया, और उन्हें अब कहा कि ठीक है आपको जो डिले हो गया, उन्होंने 10 फरवरी को एप्लीकेशन दी, एससीसीपी ने कहा कि ठीक है आपको हम अलाउ कर रहे हैं कि आप 25 फेब तक करा सकते हैं। तो कंपनी ने जो एक्चुअली चार्ज रजिस्टर्ड करवाया लेट से, वो उन्होंने 25 फेब को ही करवाया। तो अगर कोई इससे पहले राइट क्रिएट हो गया है तो उनके राइट्स अफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि जो चार्ज रजिस्टर्ड समझा जाएगा वो 25 फेब को ही समझा जाएगा, वो 31 जनवरी को नहीं समझा जाएगा। तो ये इस सेक्शन 108 का इम्पैक्ट थे जिसको हमने डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।